अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र आज की खबरों पर जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की पेशकदमी, लश्करी रईसानी और हुमायूं अजीज कुर्द अपने 20 साथियों समेत नून लीग में शामिल। तहरीके इंसाफ क्या दाखिली इंतखाबात के बाद अपनी साख बहाल कर पाएगी? ईरान से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात से पाकिस्तान को खबरदार करना हमारी जिम्मेदारी है, अमरीकी सफीर। जी, आपने देखी आज की खबरें और आज की सबसे बड़ी खबर, जो पहली खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लश्करी रईसानी की शमूलियत PMLN में। शामी साहब, बलूचिस्तान में एक इम्पोर्टेंट, आप यूं कहिए, किला फतह किया है PMLN ने पोलिटिकली। लश्करी रईसानी अकेले तो शामिल नहीं हुए, वो तो जनाब कई 22 अफराद के साथ शामिल हुए हैं और उसमें MNA भी हैं, पीपल्स पार्टी के हुमायूं कुर्द साहब। जी बिल्कुल। और प्रोविंशियल असम्बली के अरकान भी हैं और बाद उम्मीदवार भी हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मेजर अटैक PPP पे है। हाँ, PPP का एक अटैक है ना, तो PPP वहाँ गई है ना। लश्करी रईसानी वहीं से तो आए हैं, कहाँ से आएंगे और? बिल्कुल। लश्करी रईसानी के जो वालिद हैं गौस बख्श रईसानी, वो जब अताउल्ला मैंगल साहब की हुकूमत डिसमिस हुई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला बने थे। अच्छा। तो रईसानी कबीला एक बड़ा कबीला है और इसके सरदारों का एक अपना मुकाम है और असलम रईसानी साहब इनके बड़े भाई हैं। और ये रईसानी साहब कुछ बागी हैं, कुछ तरह जज्बाती नौजवान हैं। ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, फिर इसके सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दिया और अपने आप को उसकी सियासत से अलग थलग कर लिया। अब ये शामिल हुए हैं। आप देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पेशकदमी कर रही है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, आपको मालूम है रिंद कबीले के और रईसानी का झगड़ा रहता था और उनकी कई लड़ाइयाँ हुई। तो रईसानी जो कबीला है उसको कंपनसेशन के तौर पर कोई 80-82 करोड़ रुपए की रकम मिली थी, या इसके लगभग को थोड़ा सा ऊपर नीचे। वो रकम जो थी वो लश्करी रईसानी को दी गई थी कबीले में तकसीम करने के लिए। अच्छा। तो उनके भाई जो हैं, एक हाफ ब्रदर है मेरा ख्याल, वो हैं सफीर हैं हुकूमत पाकिस्तान के, शायद ओमान में। तो उनका मैं तो आप बड़ा इंटरव्यू की बड़ी धूम मची थी, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, सारे पैसे जो है लश्करी रईसानी साहब ने ही वसूल कर लिए। आप पता नहीं मुस्लिम लीग नून उनसे वसाहत लेके लोगों तक पहुंचाए कि वो कितने पैसे थे, किस हिसाब में लिए गए थे, कहां कहां दिए गए हैं, इनके अकाउंट में कितने हैं और उनके भाई साहब को कुछ क्यों नहीं मिला। शाम साहब, जो कल हम सर्वे भी एक डिस्कस कर रहे थे, आपने जो बताया था बड़ी डिटेल से, उसमें तो बलूचिस्तान के हवाले से, जी उसमें तो बलूचिस्तान के हवाले से सूरत कुछ डिफरेंट थी। हाँ, उसमें वो कहते हैं कि गैरप ऑफ पाकिस्तान वाले कि जो बलूचिस्तान का बलोच इलाका है उसमें पीपल्स पार्टी आगे है तमाम सियासी जमातों से। अच्छा। लेकिन अब ये जो लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं ये कुछ और खबर दे रहे हैं, लेकिन सियासत के मामला भी तो ऐसे ही है ना, हरदम बदलते रहते हैं जी। जैसे मौसम कभी सर्द हो जाता है, कि ठंडी हवा चलती, फिर गर्म हो जाता है, तो मौसम का और सियासत का कोई एतबार नहीं है। तो शाम साहब, अब ये जो लश्करी रईसानी आ गए, हुमायूं अजीज कुर्द आ गए और दीगर लोग आ गए पीपल्स पार्टी के, कुछ जैसे आप बता रहे टिकट होल्डर्स भी हैं, तो क्या PMLN अब ऐसी कुव्वत बन चुकी है जो इलेक्शन में टफ टाइम दे सके पीपल्स पार्टी को भी और नताइज भी बदल सके? देखिए, बलूचिस्तान में तो मुकाबला होगा उन पार्टियों के साथ भी जिन्होंने पहले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अख्तर बैंगल साहब की पार्टी है और पश्तून इलाके में महमूद अचकज़ई की पार्टी है। तो ये लोग जो थे, कई पार्टियां उसमें शरीक नहीं हुई थी। अब वो इम्कान ये है कि वो शरीक होंगी, तो शरीक होंगी तो उनके साथ भी एक मुकाबला होगा। बहरहाल बलूचिस्तान की एक अपनी दुनिया है, वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, उनका एक अपना वजन होता है।
अब देखिए कि पीपल्स पार्टी सदमे को कैसे बर्दाश्त करती है। जी और जी और नवाज शरीफ साहब जो है, देखिए वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में भी अपने आप को मुस्तहकम किया है, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर भी मुस्तहकम किया है, और मैंने सुना है कि वो अपनी कैंपेन का आगाज जो है वो भी मानसहरा से करेंगे। अच्छा। तो और जो खुद सिंध के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अनासर हैं उनको एक जगह जमा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है, और एक इस लिहाज देखिए सियासी जमातें जितनी मजबूत होंगी उतना ही जमहूरी अमल मजबूत होगा। तो ये जो तासुर क्या बन पाया कि जो अब पीपल्स पार्टी के बाद जब इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है वो PMLN है। आप ये तो देखिए इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा, हम इस वक्त तो पेशगोई कोई लेकिन नहीं कर सकते। जैसे ये लश्करी रईसानी और इस तरह के लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं और मुस्लिम लीग नून की अपनी एक प्रेजेंस है वहां। अब देखते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी अपनी सफ़े कैसे दुरुस्त करती है वहां, और फिर ये जो PTI है वो किस तरीके से मुकाबला करने की कोशिश करती। PTI को तो इलेक्शन ही नहीं सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ शाम साहब। अपने उसका दाखिली इलेक्शन, हाँ उस पर भी बात करते हैं। देखिए मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात है, ये पंजाब में मुख्तलिफ इन्होंने जोन बनाए हैं ना, तो यहाँ पीपल्स पार्टी से मुकाबले में जो शख्सी तौर पर इमरान खान साहब है ना वो आगे हैं। बलूचिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, पंजाब में ठीक है। यानी अगर 85% जो है नवाज शरीफ साहब को तरजीह देते हैं तो 66% इमरान खान को शख्सी तौर पर पसंद करते हैं, और इसी तरीके से एक दूसरा 81% हैं, फिर 52% हैं, फिर 74% हैं, फिर 68% हैं। तो पंजाब के उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया इसको। तो 3 हिस्से जो पंजाब के हैं, शमाली, जनूबी और वस्ती, उसमें यह सूरत हाल है। गोया मुस्लिम लीग नून के बाद, नवाज शरीफ साहब के बाद जो दूसरी ताकतवर शख्सियत उभर रही है वो इमरान खान की है, और पार्टियों के एतबार से भी पोजीशन यही और है। पार्टियों के एतबार से भी अब पीपल्स पार्टी और वो बराबर लग रहे हैं। असल बात यह है पीपल्स पार्टी ऊपर से नीचे आई है, PTI नीचे से ऊपर गई है। ठीक है। यानी 2008 के इलेक्शन में तो उसने हिस्सा नहीं लिया था, तो आप समझे 0 से वो 14%, 15%, 16% पे जा रही है। ठीक है। और ये जो है पहले वो 25%, 30% पे जाई, वो नीचे आई है अपनी पीक से। मगर अगर आप 4 साल पिछले इलेक्शन देखें तो उसमें वो आगे आ रही है, और पीपल्स पार्टी ऊपर से नीचे आई है पहली पोजीशन। ठीक है। मगर पीपल्स पार्टी का एडवांटेज ये है कि सिंध उसका एक मजबूत किला है। तो हम जो इलेक्शन देख रहे हैं उसमें फर्स्ट 2 के दरमियान कंपटीशन जो है माजी की निस्बत अलग होगा, यानी पीपल्स पार्टी नहीं होगी सेकंड में। नहीं, देखिए आप ये कह नहीं सकते। अच्छा, ये अब भी नहीं कह सकते? ये कह नहीं सकते इसलिए कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है ना जी, उसमें बाज़ औक़ात आप 15% नशिस्तें लेते हैं और 10% वोट आपको मिलते हैं। ठीक। और बाज़ औक़ात 15% वोट लेने वाला 20%, 25% नशिस्तें ले जाता है। जरूरी नहीं है कि जो वोट लेने वाला है वो नशिस्तें भी ज्यादा ले ले, और जरूरी नहीं है कि जो नशिस्तें ज्यादा लेने वाला है उसके वोट भी ज्यादा हो। अगर तो आपकी जो हमायत है वो यकसा तौर पर फैली हुई हो, फिर तो नशिस्तें आपकी कम होने का इम्कान होता है। लेकिन अगर वो क्लस्टर मौजूद हो जगह जगह कि भाई एक जिले में आप बहुत हमायत है, दूसरे में कम है, तीसरे में ज्यादा है, तो फिर नशिस्तें आप ज्यादा हासिल कर लेते हैं। तो नशिस्तों पर असर कितने पड़ेगा, और PTI अपनी पोजीशन इंप्रूव कैसे करेगी। और जरदारी साहब भी तो माशाल्लाह देखिए बलावल हाउस बना के बैठे। हाँ, उन्होंने भी सियासत करनी है, तो उन्होंने जो सियासत करनी है वो उसमें कितना आगे बढ़ सकेंगे अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फिर इस पर हम अभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी जो बदलती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से। शामी साहब, PTI अब इसमें क्या रोल प्ले करेगी? खासतौर पे KPK तो कहते हैं उसका गढ़ है और बड़ी मजबूत पोजीशन है वहां पे। देखिए जो गैलप का सर्वे है ये बता रहा है कि PTI जो है वो 28% है, ये KPK के सर्वे के मुताबिक। KPK और IRI के सर्वे के मुताबिक ये 32% सपोर्ट थी इसकी। ठीक है। और ये जो दोनों का औसत निकाला है इन्होंने 30%, यानी 30% वोटर्स जो हैं
पीपल्स ये अपना पीटीआई के साथ है, और पीएमएलएन जो है उसकी जो एवरेज है वो 23% बनता है। ठीक है, क्योंकि 34% अब गैलप कहता है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ है, ताजा तरीन जो सर्वे। हाँ जी, मगर आईआरआई का सर्वे है 12%। ठीक है, तो औसत निकाली है 23%। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। और देखिए जो सिंध, अंदरूनी सिंध है ना, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत आगे है, उसमें पीटीआई का वजूद नजर नहीं आता इस सर्वे में। ठीक है, और मुस्लिम लीग नून की जो है वो भी एक खासी हद तक उसमें नीचे है। यानी वहां पर पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज का किसी का सामना नहीं है। अब देखिए ना, वहां पीपल्स पार्टी है वो कुछ 34% औसत पे जाती है जी, और पीएमएलएन जो है वो 7% है, दोनों मिला के, रूरल अर्बन सारे मिला के, रूरल को छोड़ अर्बन में। ठीक है, और जो पीएमएलएन वो जाती है 7%, ये 8%, वो 7% औसत। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में वजूद है पीटीआई का, रूरल एरियाज में नहीं है। मुस्लिम लीग का कुछ न कुछ वजूद रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी वहां बहुत आगे है। तो ये ट्रांसलेट हो सकता है, खा थोड़ा सा भी असर है सीटों की सूरत में, जैसे आप कह रहे हैं कि वोट कम भी हों, हाँ, वो तो मुमकिन है कि सीट निकल जाए। सीटें ज्यादा हों जी, वोट ज्यादा हो, सीटें कम हो, ये मुमकिन है। शाम साहब, पीटीआई के बारे में जैसे भी आप बता रहे थे, पहले हम देख रहे थे कि पंजाब में भी मकबूलियत की मुसलसल सीढ़ियां चढ़ रही थी, केपीके में भी मुसलसल चढ़ रही थी। ये जो पार्टी इलेक्शन हो रहा है, अब भी जारी है, इस पार्टी इलेक्शन दलदल नहीं बन गया इस पार्टी के लिए? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, जब पीटीआई का जलसा हुआ यहाँ, उसने मुस्लिम लीग नून को जगा दिया, और उसके बाद उसने अपनी सफ़ें जो है दुरुस्त की, अपने दरवाजे खोले, जिन लोगों पे बंद किया था इसको नहीं लेंगे उसको नहीं लेंगे, वो तमीज़ ख़त्म कर दी। ठीक है, तो वो सारे लोग जो उनके लिए चॉइस पहली थी पीटीआई, वो पीएमएलएन की तरफ भी रुजू करने लगे। ठीक है, पंजाब हुकूमत ने परफॉर्म करना शुरू किया, आपको मालूम है किस तरीके से ये लैपटॉप स्कीम चली, और फिर ये आपके जो सोलर जी जी, उजाला स्कीम चली, उसके बाद ये आप बस सर्विस जो है बनाई गई। यानी 10-11 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में ये बस जो है, मेट्रो बस 27 किलोमीटर इसका जो सड़क है वो तामीर करके दिखाई है। एक मुहज्जिरुल उक़ूल वाक़या है। ठीक, इस बस के मंसूबे पे आप जो कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये जो जिस तेजी से ये मुकम्मल हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख। उन्होंने साबित कर दिया कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी सफ़ें जो है दुरुस्त की, और पीटीआई जो थी वो उसके बाद सस्ताने लग पड़ी, उसमें लोग आने शुरू हुए। अब जमात जो थी वो एक नए तरह से बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब इतना हजूम हुआ, तरह तरह के लीडर आ गए, और आपस में जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मुतहारफ थे, वो भी आ गए। आने के बाद एडजस्ट होते होते, बैठते बैठते देर लगती है, फिर पार्टी की उनकी रुकनीत साजी शुरू कर दी गई, उसके साथ ही इंतखाबात शुरू कर दिए गए। तो ये जो पीटीआई है वो अपने दाखिली मामलात में उलझ गई। ठीक है, और इसने कोई अपनी कंपेनिंग जो है वो नहीं कर सकी, ना आपको अपनी टीम ऐसी मुनज़्ज़म कर सकी जो मीडिया पे आके इसका मुकदमा लड़े, जो इसको प्रोजेक्ट करे, जो इसकी पॉलिसीज पे बात करे जी। और ये जो उनके वर्कर्स हैं वो भी इलेक्शन में एक दूसरे से के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। तो अब उसकी वजह से यानी दोनों वजूहात हुई हैं। इलेक्शन के नताइज भी तो परेशान कुन हुए ना? नताइज परेशान कुन नहीं होते। हाँ। इलेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, सियासी जमातों में होना चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, सियासी जमातें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, और लोग जो आम कारकुन हैं उनकी एम्पावरमेंट नहीं होगी। लेकिन शामी साहब, जिस तरह आम कारकुनों की एम्पावरमेंट की कोशिश पीटीआई में हुई है, और उसके नताइज भी आप देख लें। नहीं, देखिए वो पीपल्स, पहली बात तो यह है कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को उनकी तरबियत करते हैं। यहां इसका मौका नहीं था, हजूम इकट्ठा हुआ और उसको इलेक्शन में झोंक दिया गया, और फिर इंतखाबात सर पे थे। तो एक तरफ तो रुकनियत साजी हो रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जरूरी बात नहीं थी कि इंतखाबात से बहुत पहले इसी तरह एक्सरसाइज की जाती, यानी फौरन पहले, उससे पहले भी हो सकती थी। और तीसरी बात यह हुई कि जो धड़ेबंदी जो थी वो पार्टी में शुरू हुई, और इनका जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। बहुत तवील मौका दे दिया उनको कंपेनिंग करने के लिए। धड़ों के इजलास ऐसे हो रहे थे, जलसे हो रहे थे जैसे मुख्तलिफ जमातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंपेनिंग हो रही थी। ये बहुत कम मुद्दत देनी चाहिए थी। ठीक है,
जो बहुत ज्यादा दे दी गई, और धड़ेबंदी की वजह से फिर पार्टी के अंदर टेंशन पैदा हुई। फिर यह है कि आप इसके साथ ये भी हुआ कि ये जो पार्टी इलेक्शन है, हमारे यहाँ जमातें अब तवील अरसे से इससे गुरेज कर रही हैं, जबकि दुनिया की जमहूरी जमातें जो हैं वो उनके यहाँ बुनियादी शर्त होती है इलेक्शन। लेकिन इस तरह का इलेक्शन, हर इसी तरह का इलेक्शन होता है। कांग्रेस को मैं पढ़ रहा था, कांग्रेस के साथ भी इसी तरह इलेक्शन होता था। उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत थी, लोग अवाम के अंदर उनकी जड़ें थी जो मुंतखब होते थे, पार्टी लीडरशिप की तरफ नहीं देखते थे। जो नॉमिनेट होते हैं पार्टी लीडरशिप के गुलाम होते हैं, ठीक है, और वो अंदर से नीचे से कोई इनपुट नहीं दे सकते। लेकिन ये सिस्टम इंडिया में भी चल रहा है। नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में हमारे जैसा, यानी जिस तरह हमारी इंडिया में कांग्रेस बहुत मुनज्जम और मजबूत जमात थी, उसके निचली सतह तक इलेक्शन होते थे। जब कांग्रेस में स्प्लिट हुई है, इंदिरा गांधी ने उसे टेक ओवर किया है और पुराने लीडर जो हैं उनके खिलाफ बगावत की है, तो फिर एक नई कांग्रेस ने जन्म लिया है। ठीक है, कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस जी, वहां फिर इलेक्शन जो है वो कमजोर हुए हैं और नॉमिनेशन से काम चलाया गया। 20 साल तक कांग्रेस में इलेक्शन नहीं हुए दाखिली। नरसिम्हा राव ने आकर फिर इंतखाबात की दाख मेल डाली है, और उससे पार्टी बहुत सफर की है। और यहां जो हमारी जमातें हैं ना, इलेक्शन के नतीजे में पार्टी सफर नहीं, इलेक्शन ना होने के नतीजे में। अच्छा, इलेक्शन होने के बाद तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक हुई। देखिए, लोग नए आते हैं, पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, फिर ऊपर आते हैं। यानी कि ये अपनी स्ट्रगल से, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप मुकाबले का इम्तिहान बंद कर देते हैं, तो आप वो मुकाबले का इम्तिहान अगर बंद हो जाए तो फिर लोग कैसे मेहनत करेंगे, कैसे आगे आएंगे? कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। लेकिन शाम साहब, मुशावरत की अगर शक्ल दे दी जाए बजाय इसके कि एक ब्रॉड बेस्ड इलेक्शन करवा, मुशावरत कोई नहीं होती वहां। तो जो व्हाइट कॉलर बैठे होते हैं, बस वो ही सब कुछ कर लेते हैं। जो बड़े नोटेबल्स अपने आप को कहते हैं। इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के तजर्बे में ये 1 to 1 से गुरेज करना चाहिए। शाम साहब, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। बड़ी दिलचस्प मोड़ पे आ गई है गुफ्तगू कि पार्टी में इलेक्शन किस तरह हो सकता है या होना चाहिए। एक तजवीज सामने आ रही है, लेकिन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले शामी साहब बता रहे थे, कह रहे थे कि 1 to 1 मुकाबला इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। शामी साहब, देखिए, उसका एक तरीका है। तरीका यह है कि आप सदर का जो इंतखाब है जी, उसमें जो आदमी सबसे ज्यादा वोट हासिल करे उसको सदर बना दे। ठीक है, जो उसके बाद हासिल करे उसको नायब सदर बना दे, सीनियर नायब सदर। ठीक है, इसी तरह सेक्रेटरी है, तो जो आदमी सबसे ज्यादा वोट हासिल करे उसको आप सेक्रेटरी बना दें। ठीक है, जो उससे बाद वोट हासिल करे उसको असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दे या फाइनेंस सेक्रेटरी बना दे, यानी गोया सारे एडिशनल सेक्रेटरी बना वोट भी एडजस्ट हो जाए और लोग भी, यानी मल्टीपल जो है इलेक्शन करवा लेना। ठीक है। देखिए, इस सारी कामों के लिए अकल इस्तेमाल करना पड़ती है। अगर अकल को इस्तेमाल ना किया जाए और सिर्फ सर से बला टाली जाए तो फिर उसके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। पीटीआई के अंदर जो कुछ हुआ है वो बहुत जल्दबाजी में किया गया। मेंबरशिप, लाखों की तादाद में मेंबर बना लिए गए, उनको संभालना, उनके लिए सिस्टम बनाना, उनसे वोट लेना, ये सारी बातें जो हैं अपनी जगह बड़ी अच्छी हैं कि ये इलेक्शन हुआ है। लेकिन इसको जो इलेक्शन के तरीके कार में फर्क हो सकता था। अब इस सदमे से निकल भी पाएगी पीटीआई? देखिए, आप इस सदमे से इसी तरह निकलेगी कि जो लोग मुंतखब हो चुके हैं उनको तस्लीम किया जाए, और जो लोग मुंतखब नहीं हो सके वो नए इलेक्शन का इंतजार करें। पार्टी के करीब के लोग कह रहे हैं कि कम से कम लाहौर की तंजीम तो तोड़ देनी चाहिए। नहीं, कैसे तोड़ दें आप? इसका मतलब यह है कि लोगों पर आपको एतमाद नहीं। वोटर्स जो है, अगर कोई शिकायत है तो जो मैकेनिज्म पार्टी के अंदर है उजरदारी दाखिल करने का, वो उसे इख्तियार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए पार्टी की तंजीम तोड़ी जाए कि किसी एक का चेहरा या किसी एक का नाम किसी दूसरे को पसंद नहीं है, इससे ज्यादा तो हमाकत मुमकिन नहीं हो सकती ना। ये तो पार्टी में जो कसर रह गई है तबाही में, वो इससे पूरी कर दी जाए। श्याम साहब, फंडामेंटली पीपल्स पार्टी में कभी इलेक्शन नहीं हुए, पीएमएलएन में खास अंदाज में होते हैं, इवन पीएमएलक्यू में हमने देखा बिला मुकाबला हो गए। यही तरीकाकार फिर पाकिस्तानी सियासत में ठीक नहीं, है? पीपल्स पार्टी में इलेक्शन होते हैं, बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर भी उनका रहा है,
लेकिन वो एक अपने तरीके से होते हैं हर पार्टियों के। सज्जाद बुखारी साहब हमारे जो हैं वो मुसावात के साबिक एडिटर हैं, आजकल वो आज तक का पर्चा निकालते हैं, आज तक के नाम से या अब तक के नाम से। तो वो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए हर कीमत पर, उसके बगैर पार्टियां नहीं बन सकती और पार्टियों पर अवाम की गिरफ्त नहीं हो सकती और निचली सतह से ऊपर तक उनमें तवानाई नहीं आ सकती। लेकिन इलेक्शन जो है वो माकूलियत से कराने चाहिए, सोच समझ के कराने चाहिए और धड़ेबंदियां और इस तरीके की जंगोजदल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए पार्टीज में। टाइम कम दें आप, भाई नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, 3 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें और फिर वो मुतनासिब नुमाइंदगी, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये देखिए मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दे, बहुत से काम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये अगर इलेक्शन के नतीजे में खराबी पैदा होती है, फर्ज करें लोग कहते हैं, तो फिर तो कौमी इलेक्शन भी नहीं कराने चाहिए। फिर हमारे जो मार्शल्ला वाले हैं और जो आमराना अदाएं रखते हैं वो कहते हैं देखिए जनाब इलेक्शन से कितनी खराबियां पैदा हो गई, पाकिस्तान के अंदर खुद देख लें। तो फिर इसका मतलब यह कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। शाह साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट रिचर्ड ओल्सन। रिचर्ड ओल्सन साहब ने आज एक बड़ा अच्छा एक बयान दिया है, जो खबर सफीर है अमेरिका के हैं पाकिस्तान में। जी, मैं पहले बता दूं, उन्होंने जो खुसूसी गुफ्तगू अगर आप की है दुनिया से, उनकी कुछ खुजामत करना चाहते हैं सुना दें। चलिए देख लेते हैं आज रिचर्ड ओल्सन साहब क्या कह रहे हैं। Pakistan, as a member of the IAEA Board of Governors and a member of the Security Council, has an obligation to carry out its obligations under international law. So we want to be a leading supporter, and it's our duty to warn Pakistan of activities that may be potentially sanctionable. I'm not interested in conducting megaphone diplomacy, but we do want to be a partner for Pakistan in the energy sector going forward. जी, आपने देखा शामी साहब मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान को खबरदार करना चाहते हैं कि पाबंदियां लग सकती हैं आपके ऊपर। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया है, पानी से बिजली पैदा करने कई छोटे छोटे मंसूबों पर काम हो रहा है और लगता यह है कि इस साल में कोई 900 मेगावाट के करीब बिजली पाकिस्तान के सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू अमेरिका। थैंक यू अमेरिका। और उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि हम ये जो भाचा डैम है इसमें भी ताउन करेंगे, ठीक है, और फाइनेंस करेंगे इसको। और इसके साथ ही आप ये जो आपका हमारा मंगला डैम है, हमारा तरबेला डैम है, इस तरबेला डैम में भी एक स्टेशन और ऐड हो रहा है। वो 2013 में उसका टेंडर होगा और 2018 तक वो मंसूबा मुकम्मल होगा। तो वहां से भी 1500 मेगावाट के करीब बिजली जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है जो आइंदा 5 साल है ना, अल्लाह के फजलो करम से वो बेहतर होंगे और बिजली के बहरान में हम कामयाब हो जाएंगे। तो लेकिन जो वार्निंग वाली बात है, और देखिए ये जो इस वक्त हमारी जो ये मौजूदा हुकूमत है, इसने भी कई मंसूबों पर काम शुरू कर रखा है, उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, मेरा ख्याल है ये इसकी कोताही है। लेकिन मंसूबे पे काम शुरू है और बिजली पानी से पैदा होगी, कीमत भी उससे कम हो जाएगी। तेल की बिजली तो मतलब एक धुआं निकाल दिया। देखिए, आप ये जो उन्होंने फरमाया ना ओल्सन ने, रिचर्ड ओल्सन ने, कि भाई ये जो ईरान के साथ मामला है आपका, हम खबरदार किए देते हैं, नेकोबाद हुजूर को समझाए देते हैं कि ये इसके नतीजे में ऐसा ना हो कि कहीं सैंक्शंस लग जाएं। एग्जैक्टली। सदर जरदारी साहब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब उन्होंने यहाँ तलब किया ना मीडिया वालों को, जिसमें आप भी तशरीफ रखते थे, वो तो कहते और फकीर भी हाजिर था, कोई ताकत नहीं नजर आती जो इस वक्त। तो मैंने सवाल उनसे अर्ज किया था, इसी का जवाब दिया था जी। उन्होंने कहा था कि कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती और तुर्की जो है वो ईरान से गैस ले रहा है, इंडिया जो है वो ईरान से तेल ले रहा है, चीन भी ईरान से तेल ले रहा है। तो अगर उनको वेवर मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। अब उसका वो तो जब बहस होगी तो पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये भी एक मेरी हुदहुद ने खबर दी है। अच्छा, हाँ, हुदहुद ने खबर दी है कि ये जो 11 मार्च को ईरान में वो जो पाइपलाइन है ईरानी हदूद के अंदर, जी जी, वो अर्थ ब्रेकिंग हो रही है उसकी। अच्छा, पाइपलाइन की तामीर का काम शुरू हो रहा है, वहां से शुरू होगा ना, फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा। अच्छा, उसके लिए खलीजी ममालिक के सफीरों को
और मुसलमान के मुल्कों के दूसरे सफीरों को जो खत भेजे गए हैं, दावतनामे, वो पाकिस्तान के सदर और ईरान के सदर के मुश्तरका दस्तखतों से भेजे गए हैं। अच्छा, गोया बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक यानी आप इवेंट बना। सदर आसिफ अली जरदारी साहब और सदर अहमदी नजात साहब, उन्होंने दस्तखत किए हैं और दोनों ने मिलकर अपने मेहमानों को मदऊ किया है, मुसलमान मुल्कों के, खलीजी मुल्कों के सफीरों को, कि आप तशरीफ लाइए और पाक ईरान दोस्ती का ये शाहकार मुलादा कीजिए, इसमें बरकत डालिए और हमारे साथ दुआ में शरीक हो जाइए। इस वार्निंग का जवाब पहले ही दे चुके हैं। नहीं, वार्निंग देखिए, गुफ्तगू होगी ना, ठीक है, अमेरिका से गुफ्तगू होगी, कुछ उनको अपनी बात समझाएंगे कि उनकी बात समझेंगे और फिर नई हुकूमत आएगी, वो जाने, उसका काम जाने। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे, फोन के जरिए भी, फेसबुक के जरिए भी और SMS के जरिए भी, और फिर शामी साहब से उनका नुक्ता नजर मालूम करेंगे। देखते रहिए आप भी नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का, और सबसे पहले चलते हैं फेसबुक की तरफ। शामी साहब, फेसबुक पे इब्राहिम शाहिद साहब हैं, ये गालिबन PTI के कुछ सपोर्टर हैं। इन्होंने कहा कि शामी साहब, ये जो सर्वे है ये 23 मार्च के बाद होना चाहिए, क्योंकि 23 मार्च को दूसरा राउंड शुरू होगा PTI की मकबूलियत का, जो आखिरी राउंड होगा। हाँ, दूसरा भी होगा, यानी सर्वे मजीद होगा। ये तो देखिए 2 महीनों की सूरत हाल है ना, तो अगर ये अपना मंजर बदल सकते हैं तो बदलें। देखिए, ये कोई 1 डे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच है। ठीक है, अगर उसमें ये सफ़े अपनी दुरुस्त कर सकते हैं और अपनी खोई हुई जी जो साख है उसको हासिल कर सकते हैं दोबारा, तो बड़ी अच्छी बात है। वो भी कहते हैं दौर भी तो T20 का ना। हाँ, चलिए आप जरा हिम्मत करें जी। हम देखिए, एक बात सुनिए, ये गयासुद्दीन बलबन साहब जेलम से ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है जीतने वाली है। अच्छा। और यही खतरा है कि इलेक्शन ना मुलतवी करा दिए जाए, क्योंकि उसके मुखालिफ नहीं चाहते होंगे। तो बलबन साहब, आप खातर जमा रखें और दुआ करें, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे जी। अब साकिब लतीफ साहब कहते हैं कि जनाब सुना जरदारी साहब छक्का मारने वाले हैं, वो आफिया सिद्दीकी को लेने के लिए शकील अफरीदी दे देंगे। अच्छा, तो कहते हैं हुदूद क्या कहता है? हाँ। भाई, हुदूद के पास इस वक्त वक्त नहीं है इस चीज पे कोई तवज्जो देने का। हाँ। गौर करने के बाद बताएगा। शहरयार साहब कहते हैं जनाब PTI की मकबूलियत कैसे कम हुई है? ये इसलिए कम हुई है कि आसिफ अहमद अली जैसे लोग आ गए, उनके बहुत मुखालिफ मालूम होते हैं। उनकी पॉलिसियां ऐसी थी वजीर तालीम के तौर पर, जिनके खिलाफ एहतजाज करते हुए कहते हैं खुद मैंने भी PTI छोड़ दी है। अच्छा, तो चलिए, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। और फिर नजर अब्बास साहब हैं हमारे साथ नारोवाल से फोन लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम नजर अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हुक्म। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने जो कहा है कि PTI के प्लेटफॉर्म पे जो इलेक्शन हुए हैं इससे पार्टियों में डिसिप्लिन पैदा होता है, लेकिन ये तो अजीब तरह का इलेक्शन हुआ है जिससे इसका मोराल मजीद डाउन हो गया है। सर, पहले ही PTI डाउन नजर आ रही थी, लेकिन इलेक्शन के बाद अब 2 धड़े बन गए हैं। दूसरा धड़ा जो है ना वहां से जा रहा है PTI छोड़ के, जो हार गए हैं लोग। जी जो नाम जी नजर अब्बास साहब। चलिए, अब हम क्या कह सकते हैं भाई, ये धड़ा जाने, उसकी मर्जी जाने, और वो जो जनाब पार्टी के लीडर हैं वो जाने। अगर वो धड़ों के अंदर पैचअप करा दें तो अच्छी बात है। यहाँ वो अब्दुल अलीम खान साहब जीते हैं ना यहाँ। जी जी बिल्कुल। और महमूद रशीद साहब हार गए जी। वो पुराने मतलब पीपल्स पार्टी में जानेसार थे उसके, सॉरी PTI के जमात इस्लामी से आए थे। मगर वो महमूद रशीद साहब को उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, तो वो वहां गए हैं, उनको मुबारकबाद पेश की है। हारने वाले जीतने वालों के पास गए हैं। अच्छा। और जीतने वाले ये कह रहे हैं कि हम हारने वालों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा। हाँ, कितना साथ लेके चलेंगे। अगर ये साथ इकट्ठे हो जाएंगे, अगर किसी प्रोग्राम की बुनियाद पर और किसी नजरिए के बुनियाद पर जमात ज्वाइन की थी, फिर तो इकट्ठे हो जाएंगे, वगरना एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। मलिक अकरम साहब हैं जी सरगोदा से। जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ सरगोदा से सर। हाँ जी। मुजीब शामी साहब, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है जी। हाँ जी, आप फरमाए जनाब। ये हमारा मसला है जी, बेटी का अपना MCAT MBBS एग्जाम का। हाँ जी। मेरिट पे आई है जी,
84.4091 नंबर लिए हैं एग्रीगेट। ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर जो है ना जी, उन्होंने हमें मेरिट पे नहीं डाला है, मेरिट पे आए हुए हैं। नहीं, मेरिट पे नहीं डाला, मेरिट पे आ गई है, ये क्या बात जी हाँ, मेरिट पे आए हुए हैं, उन्होंने हमें मेरिट से नजरअंदाज कर दिया है, बिल्कुल जो है ना जी, छोड़ दिया है मेरिट ये पे। कैसे हो सकता है? नाम क्या है बेटी का? बेटी का है अनम आवान जी। अनम आवान जी जी। 84 पॉइंट कितने नंबर है? 4091 जी। जी अच्छा चलिए, अनम आवान का नंबर, रोल नंबर है कोई आपके पास? जी जी मलिक साहब, चलिए, अगर वो हेल्थ साइंसेज वाले सुन रहे हो जी तो इसकी वजाहत कर दे तो बेहतर बात है। शाम साहब, मिसेस सिकंदर हैं जी इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो बातें की हैं बलूचिस्तान के हवाले से और एक पार्टी इलेक्शन। तो और बलूचिस्तान के हवाले से जो गठजोड़ हो रहे हैं, अब थैंक यू वेरी मच, वी ऑल नो कि ये 5 साल पहले एक लूट पार्टी को ज्वाइन किए रखा और अब दूसरी लूट पार्टी को ज्वाइन करना इन्होंने, ठीक, ताकि दोनों हाथों से लूटा जा सके। ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दी गठजोड़ एंड एवरीथिंग। अब ठीक है, समझ आ जानी चाहिए। ठीक। जी लेकिन आपने पार्टी इलेक्शंस की बात की है, तो बेसिकली देखें पार्टी इलेक्शंस अच्छी तरह हुए या बुरी तरह, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के किसी ने कराए यूं इतने बड़े स्केल पे। जी मिसेस चलिए, कौन तो ठीक बात है, डिसिप्लिन आना चाहिए कौम में, हारना भी लोगों को सीखना चाहिए और जीतना भी सीखना चाहिए। रिजवान साहब हैं जी रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम सलाम, मैं रिजवान बोल रहा हूँ रहीम यार खान से। मुझे कमेंट चाहिए शामी साहब के कि सदरन पंजाब के मुरोड नून लीग को, पीपल्स पार्टी सबको उठते हैं। यहाँ पे जितना एक एसपीडीपी सदरन पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था और उसके खासे प्रोजेक्ट शुरू किए थे इन्होंने सारे उसके फंड्स रोक के जो मुतवक्को उम्मीदवार है इनके, उनको फंड्स दे दिए हैं, नई तख्तियां लगा दी हैं, पुराने मंसूबे बंद हो गए। चलिए, अब तो इलेक्शन करीब है, आप उनसे जवाब तलब कीजिएगा जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वैसे लश्करी रईसानी के बारे में उन्होंने कहा किसी ने कि भाई ये तो वही हैं जब पीटीआई की तरफ रजू भी कर रहे थे ना जी, तो मुस्लिम लीग नून ने सख्त तनकीद की थी उन पर, और उन पर कार लिफ्टिंग का इल्जाम पता भी नहीं था। क्या इल्जाम लगे थे। तो ये तो रईसानी है, आखिर इस तरह के इल्जाम तो लगते हैं, मर्दों के ऊपर ही लगते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, कल फिर इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।